ये है मोशन का पार्ट 2 और इसमें हम समझेंगे कि जो मोशन होते हैं, मोशन का पार्ट 2 है। इसमें हम जड़त्व के नियम के बारे में समझेंगे, जड़त्व का नियम क्या होता है, उसके बाद न्यूटन का गतिविषयक नियम क्या होता है, उसके बाद संवेग, आवेग इत्यादि के बारे में समझेंगे। तो पहले समझिए जड़त्व का नियम क्या होता है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम होता क्या है। तो जड़त्व का नियम होता है, पहले समझें जड़त्व होता क्या है। तो ये होता है कि अगर कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई पिंड गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने बताया था जड़त्व के नियम के बारे में कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि कोई वाह्य बल न लगाया जाए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हर जो पार्टिकल होती है, यानी हर जो पिंड होती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का मतलब ये होता है कि वो जिस स्टेट में रहती है उसी स्टेट में रहना चाहती है। जैसे एक नॉर्मली बात, जैसे अगर आप साइकिल चलाते हुए जो पॉडल होता है उसको मारना बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, पिंड कुछ दूर जाके कुछ दूर तक चलेगी, कुछ दूर चलने के पश्चात वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो ऐसा रुकने का मतलब क्या होता है, ऐसा रुकती क्यों है, क्योंकि वो तो जड़त्व के नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब वो चलती है तो उस पर ज़मीन के द्वारा एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जब साइकिल आगे चलती है तो चक्का क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का देती है, और ये जो ज़मीन होती है, अर्थ होती है, उससे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और घर्षण बल के कारण क्या होता है, आगे चलती है, और घर्षण बल जो होती है उसकी गति का विरोध करती है। तो विरोध करते करते क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जड़त्व का नियम सबसे पहले कौन दिया था, गैलीलियो ने दिया था। यानी कोई पूछ दीजिए कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला ये है कि न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन का जो पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है, उसने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में कुछ नियम दिए, गति संबंधी कुछ नियम दिए। उस नियम को न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। उस नियम को हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार न्यूटन के जो गति विषयक नियम है, न्यूटन ने 3 गति विषयक नियम दिए। और जो तीनों जो नियम होते हैं वो दैनिक जीवन में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो थोड़ा उसके पहले नियम के बारे में जान जाए। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, तो उसने ये बताया कि जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम था, उसने ये बताया कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई पिंड विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर कोई पिंड गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। इसी नियम को तो हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते कि न्यूटन का जो गति विषयक जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। और ये जो न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। ये जो जड़त्व का नियम है दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे समझा जाए, जो जड़त्व होते हैं हमारे, जड़त्व भी 2 टाइप के होते हैं। जो जड़त्व होते 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों टाइप के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो पहला जड़त्व होता है वो होता है विराम का। किसका होता है, विराम का। दूसरा क्या होता है हमारा, गति का जड़त्व। अब थोड़ा दोनों के बारे में समझा जाए। जैसे कोई वस्तु विराम में है, अगर उसको एकाएक गति में लाया जाए तो क्या होगा, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है, कोई वस्तु गति में उसको एकाएक विराम में लाया जाए तो ये क्या होता है, विराम गति का जरूरत होता है। थोड़ा समझिए, ऐसे समझिए, साइकिल जैसे मान लीजिए पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, पेड़ पे ये कुछ फल लगे हुए हैं, तो ये विराम में है। इस पर किसी डंडे उंडे से रख के इसको खींचा जाएगा, हिलाया जाएगा, तो एक ऐसे बात समझिए, तो टहनियों में क्या होगा, गति स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो फल है, फल तो भी विराम में ही है। तो जो गति स्टार्ट होगा ये विराम में है, तो वो गति आने से पहले क्या होती है, ये टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है, फल नीचे गिर जाता है। कंबल में अगर धूलो लग जाए तो क्या करते हैं हम लोग, उसको डंडा से पीटते हैं। डंडा से पीटने का मतलब क्या होता है, डंडा से पीटने का मेन तात्पर्य होता है कि कंबल की जो सरफेस एरिया होती है उस पर क्या गति आती है और कण क्या होती है, विराम अवस्था में हो जाएंगे और इसके
जैसे ये कंबल हुआ, और फिर जब डंडा से पीटेंगे तो ये जो सरफेस हुआ, ये सरफेस, तो सरफेस में क्या होगा, वो गति होगा। इसमें जो छोटे छोटे कण होंगे वो विराम में ही रहेंगे, और इस कारण क्या होता है, वो अपनी सतह छोड़ के बाहर निकल जाएंगे तो धूल के रूप में उड़ने लगते हैं। साइकिल चल रही है, साइकिल चलते चलते अगर एकाएक आदमी ब्रेक ले ले, साइकिल चलते चलते अगर एकाएक आदमी ब्रेक ले ले, तो ब्रेक लेने से क्या हो जाएगी, साइकिल पे जो बैठा आदमी होगा आगे की तरफ गिर जाता है। या फिर गाड़ी है, एकाएक झटके से स्टार्ट किया जाए तो क्या होगी, आदमी पीछे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा पूरा डिपेंडेंट किसी पे तो जरूरत होता है। तो जरूरत तो दो टाइप के होते हैं, विराम को जरूरत और गति का जरूरत। जैसे आप कभी बस उसमें स्कूल जाते होंगे, तो बस अगर बाएं घूमती है तो आपका सिर इधर घूम जाता है दाहिने की तरफ, अगर बस दाहिने घूमती है तो आपका सिर कहाँ घूम जाता है, बाएं की तरफ। ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है हमारी जरूरतों के कारण होती है। क्लियर, ठीक। आगे देखा जाए, थोड़ा आगे देखा जाए, दूसरा नियम क्या होती है, न्यूटन का गति विषय एक द्वितीय नियम। तो एक काम से थोड़ा सा समझ लीजिए, जो प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है, और जरूरतों के नियम ही उसको कहते हैं हम लोग। वो क्या, उसका तात्पर्य होता है कि हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि गति में है तो गति में, विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरे नियम के बारे में समझ लीजिए। तो दूसरा नियम ये कहता है कि वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन पर आरोपित बल की दिशा संवेग की दिशा में ही होती है। तो समझे, तो ये जो संवेग परिवर्तन होती है यानी कि डेल्टा पी, तो पहले संवेग समझे, संवेग क्या होती है। तो संवेग जो होता है P बराबर m/v होती है, यानी कि संवेग का जो मतलब होता है, यहाँ देखिए संवेग के बारे में बताया गया है। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर m/v। तो ये m/v क्या होता है, यानी कोई भी, जैसे कि आप ये देखे होंगे कि अगर आप खड़े हैं और छोटा साइकिल को जाकर टक्कर मारे 20 की स्पीड में तो आपको चोट कम लगती है, वही बाइक मारे तो कुछ ज़्यादा चोट लगती है, वही फोर व्हीलर कोई मारे तो कुछ और ज़्यादा चोट लगती है। स्पीड वही है लेकिन चोट क्या होती है, ज़्यादा लगती है। चोट किसके कारण होती है, तो उसको उसका मास इंटू वेलोसिटी के कारण होती है, और मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं हम। तो यानी किसी भी पार्टिकल का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, तो मास का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और वेग का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, आप समझ जाए। तो यहाँ ये जानते हैं कि ये बता चुके दूसरा नियम कि वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। तथा संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आरोपित बल की दिशा में ही होती है। तो यहाँ देखिए, तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपन डेल्टा T। डेल्टा P क्या होती है, mv अपन T। अब एक चीज़ पहले जान चुके हैं कि जो ए एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, बी वेलोसिटी अपन टाइम, या v अपन T के जब हम ए लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो F बराबर m/a हो गया। अब देखिए, जब भी कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, तो F बराबर k m/a हुआ। जहाँ k क्या होता है, एक नियतांक होता है, जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है। ठीक, और k का मान प्रयोगों द्वारा एक सिद्ध कर लिया गया है। प्रैक्टिकल में एक सिद्ध कर एक उसका मान ला दिया गया है। तो अब क्या हुआ, जब k का मान 1 होगा तो F बराबर क्या होगा, m/a होगा। m का मात्रा किलोग्राम और त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बल के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, न्यूटन ही थे। इसीलिए बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मान लिया गया है। अगला आता है जो पहला नियम था न्यूटन के गतिविधि के पहले नियम से, तो पहले नियम से हमको क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। जबकि दूसरे नियम से क्या मिलता है, हमको बल का व्यंजक मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति विषयक नियम से प्राप्त होती है, तो गति विषयक प्रथम नियम से प्राप्त होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक जो होता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर, थोड़ा देखा जाए ये संवेग। तो संवेग के बारे में भी बताएं, संवेग क्या होती है, किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। मात्रक तो जानेंगे। आवेग क्या होता है, थोड़ा वेग के बारे में चर्चा कर लिया। तो जो आवेग होता है, आवेग 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 को इम्पल्स बोलते हैं। ये होता क्या है, तो जब कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। जैसे समझिए, एक चीज़ देखे होंगे आप लोग कभी कभी कि जैसे मान लीजिए जब क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट तो जब बैट्समैन बैटिंग करता है, फिर जो भी करता हुआ, तो अपने बैट पे ये जो बैट होता है, बल्ला,
इस पे जो बॉल होती है यानी कि वो किसी न किसी वेग से आती है, यानी कि उसका द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ होता है, एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। तो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मिल गया तो क्या होगा, फोर्स बना लेगा। और कितने समय तक यहाँ पर रुकती है, रुकने के बाद क्या होगा, वो धक्का देती है। तो एफ और जो समांतराल होता है उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। कभी आप लोग देखे होंगे कि जब क्रिकेट के खिलाड़ी जब कैच करते हैं तो कैच करते समय ये होता है कि कैच करने के बाद हाथों पे जितना टाइमिंग तक आप कैच को देखिए, कभी देखते हो कैच करते समय वो हाथ को पीछे झटका देते हैं। तो हल्का हाथ को पीछे झटका देने का तात्पर्य क्या होता है, ये होता है कि जो टाइमिंग अंतराल यानी जो टाइम इंटरवल है, यानी टाइमिंग जो समय अंतराल है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके। जितना समय अंतराल ज़्यादा बढ़ेगा उतने क्या होगा, फोर्स का मान कम होगा, क्योंकि दोनों इम्पल्स के बराबर होता है। तो टाइमिंग अगर टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए तो फोर्स दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमारा इम्पल्स होता है। तो अगर टाइमिंग इंटरवल बढ़ जाएगा तो इस पर इम्पल्स यानी जो चोट लगने का जो समान होती है क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो इम्पल्स होती है यानी कि जो कैच करते समय जो खिलाड़ी होते हैं अपने हाथ को पीछे झटका देने का मतलब ये होता है कि जितना झटका देंगे पीछे की तरफ उतना क्या होगा, चोट लगने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक। तो देखा जाए थोड़ा सा, अगला है न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम। ये तृतीय नियम क्या होता है, तो न्यूटन की गतिविषयक तृतीय नियम ये कहता है कि अगर आप किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वो पिंड भी आप पर उतना ही बल लगाती है। आप किसी पिंड पर जितना बल लगाएंगे वो पिंड भी आप पर क्या होता है, उतना ही बल लगाती है। बराबर दिशा में बराबर लगाती है बल, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि आप जितना एक्शन लेंगे उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं हम लोग, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गतिविषयक द्वितीय नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे उतना क्या होगा, रिएक्शन होता है। और दोनों जैसे मान लीजिए F1 हुआ, यह हमारा क्या F2 हुआ, तो ये F1 बराबर क्या होगा, हमारा F2, दोनों बराबर होंगे, लेकिन दिशा विपरीत होती है इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। ठीक। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसका ही प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, इसका ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखा जाए जैसे रैकेट देखें आप लोग, रैकेट में ये रैकेट होता है, ये पीछे क्या होता है, उसमें गैस या फिर ईंधन भरे होते हैं। तो जितना तेज़ी से पीछे धुआं निकलता है, यानी कि जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतने ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जितना तेज़ी से निकलेगा उतना ही क्या होगा, ये तेज़ी से रैकेट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। आप ये भी देखे होंगे जैसे किनारों पर नाव लगी है, ये नाव, तो नाव से अगर आप आगे तरफ जाते हैं नाव क्या होती है, पीछे की तरफ झटका देती है। साइकिल चलाते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो सभी पता है ना, ये हमारे साइकिल का चक्का हुआ, ये वाला हुआ साइकिल होगा। तो जितना ये ऐसे रोटेट करेगा, जितना ये पीछे ज़मीन को धक्का देगा उतना ही क्या होगा, साइकिल आगे तरफ जाती है। क्लियर। आदमी जब चलता है तो जितना अपने पैरों से ज़मीन को पीछे धक्का देता है उतना आदमी क्या होता जाएगा, उतनी स्पीड से आदमी आगे तरफ जाएगा। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, न्यूटन के तृतीय नियम। या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में ये काम करता है, यानी कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ये भी जैसे मान लीजिए हमको लिखना हुआ, तो लिखने में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा उस पर प्रेस करेंगे तो नीचे भी पेज भी क्या होता है, हम उतना ही प्रेस करेगा तो क्या होगा, वो लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा कर सकते हैं हम। ठीक। अगला टॉपिक है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण क्या होता है समझ जाए। तो संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझा जाए। देखिए ये मान लीजिए दो पार्टिकल हो गए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई वाह्य बल नहीं लग रहा है। इसका द्रव्यमान कितना है हमारा, m1 है, इसका द्रव्यमान कितना हमारा m2 है, इसका वेग कितना है v1 है, इसका वेग कितना हमारा v2 है। ठीक। तो आपस में जो टक्कर लेंगे, ये वो टूट गया, अभी टक्कर करा रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे ये पार्टिकल हुआ, ये दो पार्टिकल हुआ, ये m1 हुआ, ये क्या होगा हमारा m2 हुआ, प्रारंभिक वेग u1 हुआ, प्रारंभिक वेग u2 हुआ, दोनों आपस में टक्कर करेंगे, टक्कर करने के बाद क्या होगा, वो जैसे भी होंगे। तो टक्कर से पूर्व समय क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, टक्कर के बाद उसके वेगों में कुछ कुछ वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, जो भी होगी, तो क्या होगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।
थैंक यू।